दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, धुआंधार मजे से आपको इकोनॉमिक्स याद हो रहा है। हमने 5 क्लास की जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पे भेज भी दी है, आप वहाँ से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। 6वीं क्लास है दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम चल रही थी हमारी। तो बैंकिंग में हमने आरबीआई पढ़ लिया था, बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके आगे हम अपनी कथा शुरू करेंगे। कथा ही है दोस्तों, आपको मज़े से कथा याद हो जाए तो ओएमआर भर देना टनटनाते हुए। तो आज का जो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है वो है एनपीए। एनपीए आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, उम्मीद है पढ़ते ही नहीं होंगे लेकिन अगर कभी कभार धोखे धड़ाके से पढ़ लेते होंगे न्यूज़पेपर तो उसमें एनपीए शब्द मिलता होगा आपको। एनपीए क्या होता है साहब? इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो गालियाँ देते हैं मुझे कि मैं इंग्लिश में नहीं बताता, तो आज मैंने फुल फॉर्म बता दी है। हिंदी में दोस्तों कहते हैं इसको गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मतलब कुल मिलाकर आपको ये समझ लो दोस्तों कि ऐसा कुछ बैंकिंग सिस्टम में एक टर्म होता है जो इम्पोर्टेंट है पेपर की न्यूज़, पेपर की के रिगार्डिंग। तो क्या होता है साहब एनपीए? जैसे मान लो दोस्तों एक कोई बैंक है, मान के चलो ये बैंक है टनटनाती हुई बढ़िया वाली, ये देखो यहाँ पे एक, आप तभी तो आपको मजा आएगा, आप समझते रहेंगे। ये मान लो दोस्तों बैंक है, ठीक, ये आप बढ़िया सा बना दूं, ये आप ग्राहक हो बैंक के, ये ठीक है। आप ये बैठी कोई बैंक में मैनेजर टाइप की मैडम, आप गए टंटनाते हुए अपना मुंह लेके स्माइल करते हुए कि मुझे मैडम जी मैनेजर साहिबा से कह रहे हो मैम बहुत पैसे चाहिए, बहुत गरीबी आ गई है, उधार दे दो आप। तो ये आपको उधार दे देंगी, ले जाओ साहब कुछ, लेकिन बैंक कुछ आपसे ब्याज तो लेगी ना, तभी तो उधार दिया जाएगा आपको। तो कुछ ब्याज भी तय हो गई साहब कि इस ब्याज पे आप हमसे लोन ले लो, उधार ले लो। इन्हें उधार चाहिए था, इनने दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मुस्कुराते, यहाँ पे तो मुस्कुराते हुए इन बैंक मैडम को ठग ले गई है और ये यहाँ से भाग गई और पैसा वापस करने ही नहीं आई। समझ गए? पैसा वापस ही नहीं हुआ बैंक में। ये अब इनकी स्माइल जो थी, ये जो बैंक मैनेजर है ना, ये गई बैंक मैनेजर, ठीक, इनकी स्माइल चेंज हो गई, इनके आंसू निकल आए क्यों? क्योंकि बैंक का पैसा लेके ये भाग गए साहब। तो ऐसा पैसा जो उधार लिया जाता है लेकिन उसका चुकाया नहीं जाता, उसको कहते हैं एनपीए। समझ गए? अब समझ गए होगे आप मुस्कुराते हुए एकदम कि ऐसा धन जो ब्याज लिया जाता, जो उधार लिया जाता है बैंकों से, लेकिन उसका चुकाया नहीं जाता वो पैसा। और दोस्तों कितने दिनों तक? 90 दिनों तक अगर कोई पैसा नहीं चुकाया जा रहा है तो ऐसी पूरी पूंजी एनपीए कहलाती है। चाहे इसमें लिखा है ना जिस ऋण की किस्त, किस्त मतलब आपने जो किस्त तय की हुई थी कि इतनी किस्तों के हिसाब से हम भर देंगे, वो किस्त भी आपने कैंसिल कर दी, भाग गए आप तो, या फिर ब्याज, दोनों में से कोई भी चीज अगर नहीं चुकाई जाएगी तो उस पूरी पूंजी को क्या कहा जाएगा? एनपीए। क्लियर? अब एनपीए आ जाएगा तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ऐसा पैसा जो नहीं चुकाया गया और कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। मैंने बताया था 90 दिन, ये 90 दिन याद रखना दोस्तों, ठीक है। 90 डेज की अपने यहाँ पे टर्म बनाई गई है, मतलब शर्त बनाई गई है। तो आपने ये एनपीए समझ लिया, ठीक। तो एनपीए का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग क्षेत्र से। क्या होता है? ऐसा पैसा जो चुकाया नहीं जा रहा साहब, और कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ है साहब, आगे पढ़ते हैं हम। अगली जो वो है न्यूज़, मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ाने की आदत है तो मैं कहता हूँ अगली न्यूज़। ये न्यूज़ नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो ये बेसल मानक होते हैं साहब, बेसल स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बेसल मानक। तो क्या होते हैं बेसल मानक? पहले वो समझ लें। कथा तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी, तो मैं पहले अपनी देसी भाषा में समझाऊंगा आपको क्या होता है बेसल मानक। दोस्तों ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया चल रही है। इंडिया के अपने नियम है, अमेरिका के बैंकों में अपने नियम होंगे, इंग्लैंड की बैंकों के अपने नियम है, सब देशों के अपने अपने नियम चल रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो पूरी दुनिया माने, कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स होने चाहिए जो पूरी दुनिया बैंकिंग सेक्टर में माने। तो कौन बनाएगा ऐसे नियम? ऐसे नियम बनाने की जिम्मेदारी दोस्तों किसे दी गई? स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में एक बैंक है,
वो स्विस बैंक नहीं, स्विट्जरलैंड वाली, एक और बैंक है, उसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। मैंने बताया ना इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मानी जाए तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, नेशनल लेवल पे सेटल करेगी वो। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को जिम्मेदारी दी गई। और ये कहाँ पे है ये वाली बैंक? स्विट्जरलैंड में। जहाँ कौन जाएगा? हम जाएंगे। कब जाएंगे? शादी के बाद हनीमून पे मनाने, टंटराते हुए मुंह करके ठीक, सब आप सब भी चलना, सब चलना है ना आ जाओ वहाँ पे कथा पढ़ाई जाएगी, आप भी आ जाना ठीक है दोस्तों। तो स्विट्जरलैंड की बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को वो जिम्मेदारी दी गई कि आप इंटरनेशनल नियम बनाओ। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में एक शहर है। कौन सा शहर है? जेनेवा नहीं है, उस शहर का नाम है बेसल। बेसल दोस्तों एक शहर है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। कहाँ का ये शहर है? स्विट्जरलैंड का। तो बेसल में वो बैंक है। कौन सी बैंक? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और उस बेसल नाम पे ही इस कुछ नियम बनाए गए जो पूरी दुनिया मानती है। उन नियमों को कहते हैं बेसल मानक। और ये कब बना साहब? 1974 में दोस्तों। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट 1974 में जो है बेसल कमेटी, मतलब बेसल कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई कि साहब पूरी दुनिया पे एक तरह के नियम हो, उसके लिए कमेटी बनाई थी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि 1974 में बेसल समिति बनाई। और स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में ही मैंने बताया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट नाम की ये बैंक है जो ये पूरा बेसल मानक बनाती है। तो बेसल मानक का संबंध किससे हो गया दोस्तों? बैंकिंग सिस्टम से। ठीक, आईएएस, आप अगर आईएएस का अगर आपने कभी पीवाईक्यू देखा होगा तो आईएएस 2014 यानी 2015 में ये सवाल आया था कि बेसल मानक का संबंध किससे है। और तो दोस्तों पूरा आपने समझ लिया बेसल मानक को कि बेसल मानक क्या हो गया कि 1974 में एक कमेटी बनी और स्विट्जरलैंड के बेसल में जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, BIS कहते हैं इस बैंक को, वहाँ पे कुछ नियम बना दिए गए जो पूरी दुनिया में लागू होंगे, माने जाएंगे। तो दोस्तों अब ये बेसल मानक आप समझो कि बेसल मानक कितने तरीके के होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बेसल मानक होते हैं दोस्तों 3 तरीके के, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक होता है बेसल 1, एक होता है बेसल 2, एक होता है बेसल 3। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि तीनों में क्या चीज़ है। ठीक है, बेसल 1, 2, 3 3 तरह के होते हैं, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है। देखो इसमें उद्देश्य लिखा है, वो मैं आपको पहले समझा दूँ, कथा तो लिखी है उसमें। क्या ज़रूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में ये नियम लागू करने पड़े? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी मैंने आपको बताया था कि NPA क्या होता है कि कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। तो जब पैसा लेके अगर भागी जाते हैं तो बैंकों को संकट का सामना करना पड़ता होगा। भाई अगर आपका कोई पैसा लेके भाग जाएगा तो आपको संकट आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने? तो वैसे ही बैंकों के सामने संकट आ जाता था। तो ये बेसल मानक में ये सुझाव दिया गया कि बैंक अपने पास कुछ इतना पैसा हमेशा संभाल के रखेगी ताकि संकट के समय में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे हम लोग हैं दोस्तों, आप लोग हैं, आपके पास इतना तो पैसा रखते होगे ना अपने पास कि अगर कोई संकट आ जाए तो साहब ये काम आ जाएगा। मम्मियाँ अक्सर घरों में रखती हैं कि अगर पापा पे कभी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो मम्मियाँ फिर इतना पैसा संभाल के रखती हैं कि वो फ्यूचर में काम आए। ऐसे ही बेसल मानक का उद्देश्य यही था कि बैंकों को संकट और NPA से सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है साहब, अब दोस्तों आप कितना पैसा सुरक्षित रखा जाए ये भी तो तय होगा। तो मान के चलो बैंकों ने कहा, मतलब बेसल मानक में कहा गया कि अगर मान लो किसी बैंक में दोस्तों 100 रुपये हैं, मान के चलते हैं एग्जाम्पल पे 100 रुपये अगर किसी बैंक के पास है तो ये तय किया गया कि उसके पास 11.5%, उसमें से 11.5% पैसा बैंक अपने पास सुरक्षित रखे। यानी कि ये तय किया गया बेसल 3 में। 1 और 2 तो पुराने हो गए, 3rd लेटेस्ट है। तो इसमें कहा गया कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक रेशियो होता है दोस्तों, उसको आप ज़्यादा मत समझो, बस उसका लक्ष्य कितना रखा गया 11.5%। ये कागज़ों में तय कर दिया गया कि 11.5% होना चाहिए।
लेकिन हर जगह इतना लागू नहीं हो पाता। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग पैसा सेफ रखते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि अगर तय कर दिया 11.5% रहेगा तो सब रख ही लें, है ना। तो अपनी अपनी हैसियत है। इंडिया में दोस्तों ये जो वर्तमान में चल रहा है वो 9% चल रहा है। कितना चल रहा है? 9%। ठीक है, 9% पैसा इंडिया में अभी बेसल मानकों के तहत सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक, कितने परसेंट? 9%। जबकि लक्ष्य कितने का था दोस्तों? 11.5% का। और रखा कितना जा रहा है अभी इंडिया में? 9%। बेसल मानक समझ लिए क्या है कि संकटों से निपटने के लिए एक बेसल जो बैंक है जो स्विट्जरलैंड वाली, उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक, इससे पहले आपने क्या समझा था? जो इससे पहले आपने समझा था वो क्या चीज़ थी दोस्तों? वो ये था एनपीए। क्लियर? एनपीए भी समझ लिया, बेसल मानक भी समझ लिए। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अपने अगला टॉपिक क्या है, मतलब अगला जो सब्जेक्ट है वो मतलब अगला इसके आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और मज़ा आ रहा है सब लाइफ में। पेपर आप तो पीईटी के फॉर्म आ रहे हैं, यूपी पीसी, उत्तराखंड पीसीएस के भी फॉर्म आ गए। मुस्कुराते हुए तैयारी करते रहिए दोस्तों, 2025 गोल्डन चांस है। अगर ये मौका भी गया तो भाई बुरा मत मानना, अपना झोला जंगर बांधो, जाओ बिजनेस करो, क्योंकि 2025 जितनी वैकेंसी फिर कब आएंगी। मतलब बुरा मत मानो, हंसी मजाक वाली बात है। मतलब तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इस साल नौकरी ले लो, नहीं फिर दिक्कतें हो जाएंगी आगे। अगली साहब क्या चीज़ है? लोकपाल है, बैंकिंग लोकपाल योजना। ये क्या योजना है दोस्तों? लोकपाल के लिए एक बार आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, लोकपाल चाहिए लोकपाल चाहिए। लोकपाल क्यों चाहिए था अन्ना हजारे को? ताकि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार की जांच कर सके, शिकायतें सुन सके। ऐसे ये बैंकिंग सेक्टर में लोकपाल योजना चलती है। ये सब आपको पीडीएफ मिलेगी, आप टेंशन मत लो, बस कथा समझ लो। कथा समझ के तो दिमाग में घुस जाएगी सारी चीज़ें। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी को कोई शिकायत है, मान लो आप बैंक जाते हो, आपका कोई काम रुक जाता है, तो किससे शिकायत करोगे? तो लोकपाल योजना लॉन्च की गई उसके लिए कि 1995 में। कब लॉन्च की गई है? 1995 में। लिखा हुआ ना 1995 में कि जाइए शिकायतें करिए साहब, खूब खोल के शिकायतें करो, और उस शिकायत करने की कोई पैसा नहीं लगेंगे, फ्री है सुविधा। जाओ टनटनाते हुए जाना, एकदम मुस्कुराते हुए, खूब गालियां देना कि सब ऐसी है, वो सुनती नहीं है, मैनेजर पता नहीं, मैनेजर सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, स्टाफ आ गया, स्टाफ में लगा रहता है। ऐसी तमाम शिकायतें आप बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत कर सकते हैं। और ये योजना 1995 से शुरू हुई, जो कि निःशुल्क सेवा है। ठीक, कैसी सेवा है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, भंडारा बट रहा है एकदम, जाओ पेल के खा के आओ और क्या, मस्त मजे से खाओ। ऐसे होता है ना भंडारा निःशुल्क होता है, ऐसे ही ये सेवा भी निःशुल्क है। कब से शुरू हुई है? 1995 से। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो बैंकिंग लोकपाल होता है, एक ऑफिसर ही तो होगा लोकपाल जो शिकायतें सुनेगा। ठीक है, तो वो एक अर्ध न्यायिक अधिकारी होता है, क्वेसी जुडिशियल ऑफिसर होता है। अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल ऑफिसर। अर्ध न्यायिक अधिकारी दोस्तों क्या होता है? जो पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है। पूरी तरह से जुडिशियल कौन है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पूरी तरह से जुडिशियल है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जुडिशियल है, कोर्ट्स है वो। ये कोई कोर्ट नहीं है, पर कोर्ट की कुछ पावर है, क्योंकि ये आदेश दे सकता है, न्याय कर सकता है। शिकायतें सुनने के बाद न्याय तो करेगा, तो न्याय तो कर ही रहा है, लेकिन पूरी तरह कोर्ट नहीं है, इसलिए ये आधा अधूरा कोर्ट है। पूरा कोर्ट भी नहीं है और पूरा नॉर्मल भी नहीं है, आधा बीच वाला है ये तो ये दोस्तों अर्ध न्यायिक निकाय है। अब इस ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा? तो काय का ऑफिसर? ये बैंकिंग का। बैंकिंग में बाप कौन है सबसे बड़ा? आरबीआई, है ना। आरबीआई तो बाप है सबकी। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई भी ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है शिकायतें सुनने के लिए, तो उसकी नियुक्ति आरबीआई करती है। ठीक है, अब साहब नियुक्ति भी हो गई, आप ही बन गए साहब, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया लोकपाल के लिए। लेखपाल के लिए नहीं, लोकपाल बनाया गया आपको। आप बैंकिंग सेक्टर में महाराजा हो एकदम। फिर अब हम गए आपके पास शिकायत करने, साहब ये दिक्कत आ रही है। आपने शिकायत कर सुन ली और न्याय कर दिया, जाइए, ये काम हो गया। मान के चल रहे हैं दोस्तों, आप लोकपाल हो, मैं ग्राहक हूँ, मैं आपने जो निर्णय दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो याद रखना देवियों सज्जनों कि अगर आप भले ही लोकपाल अधिकारी बन गए हो, लेकिन आपका निर्णय अंतिम नहीं होगा, आपका निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। हम आपके खिलाफ और ऊंची आवाज उठा सकते हैं, तारीख पे तारीख भले ही मिलती रहे, लेकिन हम जाएंगे जरूर।
आपके डिसीजन के अगेंस्ट। और कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास, क्योंकि बाप तो आरबीआई है। आरबीआई में भी किसके पास जाएंगे? गवर्नर के पास नहीं जाएंगे, डिप्टी गवर्नर के पास जाएंगे। याद रखना, लोग गलत कर देते हैं, गवर्नर के पास नहीं जाएंगे, डिप्टी गवर्नर के पास जाएंगे। तो आपने समझा दोस्तों, पूरा आपको मैं समझा रहा हूँ, इसमें पूरी चीजें लिखी हुई हैं ताकि आप और अच्छे से समझ लो। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक अधिकारी हो गया। नियुक्ति कौन करेगा? बाप करेगा, आरबीआई। और इसका आदेश अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। ठीक, फाइनल डिसीजन नहीं होता है, इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। और कहां करेंगे हम अपील? आरबीआई डिप्टी गवर्नर के सामने। स्टेटमेंट आ जाएगा आरबीआई गवर्नर के सामने तो गलत हो जाएगी, डिप्टी गवर्नर के सामने करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों लोकपाल ऑफिसर बनेगा कहां कहां? तो वहां बनेगा जहां जहां किसी भी बैंक की 10 से ज़्यादा शाखाएं हों। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो एसबीआई की 10 से ज़्यादा शाखाएं होती है कि नहीं होती? भाई पूरे हिंदुस्तान में कितनी शाखाएं हैं? पंजाब नेशनल बैंक है, 10 से ज़्यादा शाखाएं तो ज़्यादातर बैंकों की है। तो 10 प्लस जितनी भी बैंकों की शाखाएं होंगी वहाँ के लिए लोकपाल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। सिर्फ कुछ बैंकों को इसमें छूट दी गई है, और वो सबसे बड़ी बैंक जो छूट दी गई है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक, ये लिखा है ना, जिन बैंकों की शाखाएं 10 प्लस हैं वहाँ बैंकिंग लोकपाल अनिवार्य है, परंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इससे मुक्ति दी गई है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब साहब क्या हुआ? फिर कहानी सुनो, कहानी सुनोगे तो याद रहेगा। फिर दोस्तों ये कब योजना शुरू हुई बैंकिंग लोकपाल? अभी बताया था, बताओ कब शुरू हुई? 1995 में। कब शुरू हुई? 1995 में। लेकिन 1995 में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं होते थे, फोन पे नहीं था, पेटीएम नहीं था। अब तो फोन पे पेटीएम भी चल रहे हैं। अब समस्याएं दोस्तों डिजिटल आने लगी, ऑनलाइन दिक्कतें आने लगी। तो डिजिटल लेन देन में भी शिकायतें करने के लिए डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना आ गई साहब। मतलब इसी में ही एक और पार्ट जोड़ दिया गया, डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना। और वो कब शुरू हुआ है दोस्तों? 2019 में। 2019 में ही सब चीज़ें, कोरोना आया तभी से ही तो चीज़ें ऑनलाइन एक्टिव हुई हैं। कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है वो 2019 से शुरू हुई। कोरोना आया तो लोग पैसा जो है ले नहीं रहे थे कि साहब इसमें कोरोना वायरस घुसा हुआ है, हम नोट नहीं लेंगे, तो ऑनलाइन करो साहब पैसे। तो 2019-20 से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो 2019 में डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना भी साथ में ही टनटनाते हुए शुरू कर दी गई। इतना दोस्तों आपने पूरा पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? एनपीए पढ़ लिया। एनपीए क्या है कि पैसा लेके कोई भाग गया, 90 दिनों तक कुछ दिया ही नहीं। फिर आपने क्या पढ़े? बेसल मानक। बेसल मानक क्या थे कि जो बैंक है स्विट्जरलैंड वाली, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसने कुछ नियम बना दिए जो पूरी दुनिया पर लागू होंगे। 3 तरह के बेसल थे, 1, 2, 3। लक्ष्य कितना रखा था? 11.5%, जबकि इंडिया में कितना लागू हो पा रहा है? 9%। ये आपने बेसल मानक समझा। फिर आपने ये थोड़ी देर पहले लोकपाल योजना समझ ली। अब आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा 2 घूंट लगा लूँ साथिया। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरी रानी। पीले पीले ओ मेरे राजा चलता है साहब। अब दोस्तों ये देखो क्या है, सहकारी बैंक है साहब। सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक दोस्तों वो होते हैं जो राज्य के अंडर में काम करते हैं। पहली बात तो मतलब कि राज्य से होता है ना, स्टेट, यूपी है, एमपी है, तो सहकारी बैंक पहले तो आप ये समझ लो कि राज्य के अंडर में काम करते हैं, भारत सरकार के अंडर में काम नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरा, आप समझते होंगे, खूब देख रहे होंगे, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां समझते हो? तो सहकारी समिति का मतलब होता है कि कुछ लोग, जो सब लोग आपस में इकट्ठे हो गए, मैं इकट्ठा हो गया, आप इकट्ठे हो गए, आपकी मैडम इकट्ठी हो गई, आपके भाई साहब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक बैंक खोल ली, वो होती है सहकारी बैंक। तो दोस्तों सहकारी समितियों द्वारा संचालन होता है और राज्य के नियमों से ये चलती हैं। जिस राज्य में खुलेंगी उस राज्य का नियम माना जाएगा, ये आप याद रखना। उत्तर प्रदेश में अगर खुलेगी तो मध्य प्रदेश का नियम थोड़ी चलेगा, यूपी का चलेगा। तो सहकारी बैंक क्या होती हैं? आपस में ही सहयोग से खुलती हैं और उसी राज्य के नियम में चलेंगे जहां वो स्थापित है। अब दोस्तों इसकी अगली स्लाइड देखते हैं साहब। अगली स्लाइड क्या है?
वो भी देख लेते हैं मस्त मजे से। अब कितनी तरीके की होती है दोस्तों सहकारी बैंक है, ये दिखाई दे ही रहा होगा आपको। मैं थोड़ा एसी कम करूं, बहुत ठंड हो गई है। तो दोस्तों सहकारी बैंकें जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं साहब? एक होती है दोस्तों, अब राज्य में चल रही है तो राज्य सहकारी बैंक हो गई, जो राज्य की तो होती है सहकारी बैंक। तो सबसे ऊपर कौन होता है राज्य में? राज्य। तो राज्य सहकारी बैंक सबसे ऊपर हो गई, वो सबकी बाप होती है, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल पे होती है, शीर्ष लेवल पे। फिर दोस्तों अगली जो होती है उसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। देखो राज्य सहकारी बैंक तो सबसे बड़ी हो गई, फिर होती है दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक। अब नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार सेंटर की हो साहब, केंद्र की हो, यही गलत कर देते हैं लोग। IAS में भी ये सवाल आ चुका है, PCS में आ चुका है, RO में भी आ चुका है, तीनों जगह आया। हमारी टीम ने हमें PYQ दिखाया था कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है, ऐसे नहीं पूछा गया। इनके क्रोनोलॉजी पूछी थी इस तरीके से, तो कि इनको इनके स्तर के अनुसार क्रोनोलॉजिकल वे में लगाएं। तो कई लोगों ने ऐसे लगाया हुआ, सबसे बड़ा केंद्रीय हो गई, फिर राज्य हो गया, और फिर ये लास्ट वाली प्राथमिक हो गई। ये लगा देते हैं लोग, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय सबसे बड़ी नहीं है, भले ही नाम में केंद्रीय घुसा हुआ है, क्योंकि केंद्रीय सबसे बड़ी नहीं है। केंद्रीय दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिला लेवल पे है। राज्य सहकारी सबसे बड़े लेवल पे हो गई राज्य में, फिर राज्य में जिले होते हैं, तो जिले लेवल पे जो बैंक सहकारी होती है उसको कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। कितना कंफ्यूजन था ना, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों होती है गांव लेवल पे, सबसे बड़ी राज्य पे, फिर जिले पे, फिर गांव पे, और गांव वाली समितियों को कहते हैं प्राथमिक ऋण समितियां। क्या कहते हैं? प्राथमिक ऋण समितियां। तो ये आपने सहकारी बैंकों का पूरा तीनों लेवल समझ लिया। सबसे बड़ा राज्य, दूसरा फिर केंद्रीय जो जिले पे है, और गांव पे कौन सा है? प्राथमिक ऋण समितियां। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है साहब। वेरी गुड, ये सहकारी बैंक भी स्वाहा हो गई। अब दोस्तों देखो वो चीज समझेंगे जो पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आए ना आए लेकिन आपको आनी जरूर आनी, ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये तो सब पता ही है आपको, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, घट जाए तो क्या होगा, ये भी अब समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो बैंकिंग सिस्टम की कुछ मशहूर शब्दावलियां देखते हैं। ठीक है, क्या है साहब शब्दावलियां? देखो सबसे पहले दोस्तों बैंक रेट क्या होती है? बैंक दर यानी बैंक रेट। अब मैं आपको मुस्कुरा मुस्कुरा के समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? इसको इधर खिसकाते हैं, इधर टेंशन मत लो आप, इधर समझो आप। ये दोस्तों देखो, जैसे ये हो गई बैंक, ठीक, मस्त, क्लियर। और ये हो गए साहब बाप, सबके बाप सबसे ऊंचे बढ़ाना थोड़े से, ये बैंक बना देते हैं मुस्कुराते हुए, ये बाप बना देते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है साहब। अब दोस्तों मान के चलो कि बैंक का मतलब कोई सी बैंक, ठीक है, किसी भी बैंक को कुछ पैसा चाहिए हो, ठीक है, और लंबे समय तक के लिए चाहिए दोस्तों, लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालिक समय के लिए, तो वो बैंक पैसा किन से लेगा? हमसे तो लेगा नहीं, हम दे भी नहीं पाएंगे, हम तो वैसे गरीबी में चल रहा है, मतलब कोई नहीं दे सकता। कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। तो बैंक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है। क्या लेता है? उधार। कितने टाइम के लिए? लंबे टाइम के लिए। और अब कुछ उधार लेगा तो ब्याज तो चुकानी ही पड़ेगी, तो जिस ब्याज पे ये उधार लिया जाता है लंबे समय के लिए, उस ब्याज को कहते हैं दोस्तों बैंक रेट। क्लियर है? उस ब्याज को कहते हैं बैंक रेट, अगर लंबे समय के लिए लिया जा रहा है तो। क्लियर साहब? बैंक रेट समझ गए? लंबे समय के लिए बैंकों ने RBI से उधार ले लिया। अब दोस्तों यही लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, एक रात के लिए चाहिए बस। भैया एक रात के लिए मिल जाए कैसे भी उधार, कुछ गलत बस समझ लेना, ठीक है? यार पैसे उधार चाहिए एक रात के लिए, ठीक है? खुरापाती दिमाग है तुम लोगों का बहुत ज्यादा।
मतलब मुझे भी थोड़ी देर में समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डबल मीनिंग बहुत जल्दी निकालते हो, सब पता है, हंस रहे हो ही। तो मान लो लंबे समय के लिए न लंबे समय के लिए ना सही, एक रात मतलब कि कम समय के लिए, अल्पकालिक, कम समय के लिए, अब सही है ना, अल्पकालिक टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर हमें बैंक को पैसा चाहिए तब फिर कहाँ जाएंगे, फिर भी आरबीआई के पास ही जाएंगे। तो कम समय के लिए जब पैसा चाहिए होगा तो तब भी हमें उधार लेना है, और तब भी ब्याज लगेगी। तब जो ब्याज लगती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेपो रेट। अब आप क्लियर हो गए, उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर चीजें लंबे टाइम के लिए चलेंगी, लंबा रिलेशन चलाना है तो कहते हैं बैंक रेट। और रिलेशन सिर्फ एक ही रात वाला, मतलब कि कम टाइम का है कैसे मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, मतलब कम टाइम का रिलेशन है, ठीक है, तो उस वाली रेट को कहते हैं रेपो रेट। ये बैंक रेट और रेपो रेट में आपने फर्क समझ लिया, सेम होता है, बस ये टाइम का ही अंतर है। लंबे समय तक तो बैंक रेट और कम समय तक तो फिर रेपो रेट। अब दोस्तों चीजें बदल जाए, अब अगली टर्म, पहले आप चीजें समझ लो, ठीक है, चीज आप समझ लोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा और आपके खोपड़ी में वो चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। अब दोस्तों हम प्रभाव समझते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है। ये तो कथा आपको भी समझाऊंगा ही। मान के चलो दोस्तों ये वाली बैंक थी अपनी, ठीक, नॉर्मल बैंक, और ये बाप है सबका आरबीआई, ठीक है साहब, ये बाप हो गया। अब इन्होंने पैसा इनसे उधार लिया, यही तो चल रहा था। मान लो बैंक रेट का ही समझते हैं, बैंक समझ लो, रेपो समझ लो, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखना। ये उधार ले रहे हैं तो ब्याज लगेगी कि नहीं लगेगी, ब्याज कौन चुकाएगा, बैंक चुकाएगी। भाई ये उधार ले रहे हैं तो ब्याज नहीं तो चुकानी है, तो ये नुकसान में हुए कि नहीं हुए। अगर बैंक रेट में अगर वृद्धि कर दी जाए, ब्याज दर में अगर वृद्धि कर दी, अब साहब ज़्यादा ब्याज लगेगी। आरबीआई कह रहा है नहीं अब हम तुम्हें कम ब्याज पे पैसा उधार नहीं देंगे, ज़्यादा ब्याज पे उधार देंगे। तो नुकसान किसे है, बैंक को है। तो बैंक को नुकसान होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। भाई इनने उधार पैसा लिया और ज़्यादा ब्याज पे उधार लेना पड़ रहा है तो इन्हें नुकसान हो रहा है। और जब दोस्तों बैंक अगर नुकसान में है तो बैंक के पास पैसा कम होगा, मतलब कि बैंक ब्याज में ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा ना उन्हें, तो वो ग्राहकों को पैसा कम देंगे, ब्याज ही चुकाते रहेंगे। बस समझ रहे हो, नहीं समझ रहे ना, समझो यार, सिंपल है कि जैसे मैं ही हूँ, मान लो मैं बैंक हूँ छोटी वाली और ये बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े वाले आरबीआई हैं। अब मेरी जितनी इनकम है वो सब ब्याज में जा रही है, क्योंकि बैंक रेट की ब्याज बढ़ गई, रेपो रेट की भी ब्याज बढ़ गई। तो जो मैंने उधार लिया था वो पूरा पैसा चुकाने में मेरे ब्याज में पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो जब मैं ब्याज ही भरता रहूँगा तो मैं फैमिली को क्या खिलाऊंगा, कम खिलाऊंगा ना। तो बैंक की फैमिली कौन होती है, छोटे वाले बैंक की फैमिली कौन है, ग्राहक उसके। तो मैं ग्राहकों को पैसे दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा तो सारा बड़ी वाली बैंक पे जा रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि फिर क्या होगा, जब नुकसान में बैंक हो जाएंगी तो ग्राहकों पे पैसा नहीं आएगा, है कि नहीं। ग्राहकों को हम पैसा ये बैंक दे ही नहीं पाएंगे, तो पूरे मार्केट में क्या हो जाएगी दोस्तों, पैसे की कमी हो जाएगी। जब ग्राहकों पे पैसा है ही नहीं तो पैसों की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात है। पैसों की जब कमी हो जाएगी तो दोस्तों इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं तरलता में कमी आ जाएगी। क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, तरलता में कमी आ जाएगी। तरलता को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी का मतलब या तरलता का मतलब होता है पैसा, सीधी सीधी बात है। तरलता का मतलब होता है पैसा। पैसा मार्केट में कम हो गया, इसका मतलब है तरलता में कमी आ गई। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, मार्केट में पैसा कम क्यों किया जा रहा है, ये ब्याज दर क्यों बढ़ाई जाती है। पैसा कम इसलिए किया जाता है कि पैसा हो जाता है जरूरत से ज़्यादा पैसा हो गया तभी तो पैसा को कम किया जा रहा है। और जब दोस्तों ज़्यादा पैसा होता है, मान के चलो मैं ग्राहक हूँ, मान के चलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा होगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगा, ये भी खरीद लूँगा, वो भी खरीद लूँगा, पैसा है मेरे पास तो मैं खरीद लूँगा। जब मैं सब कुछ खरीद लूँगा तो क्या होता है दोस्तों, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सबके पास पैसा है, सब चीज़ें खरीदने के लिए योग्य हैं। तो
जैसे तो फिर क्या होता है, सामानों की कीमत बढ़ा दी जाती है कि लोगों के पास पैसा है, कीमत चाहे कितनी भी कर दो, लोग तो खरीद ही लेंगे। इसका मतलब महंगाई बढ़ जाती है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पैसे की कमी की जाती है। और महंगाई को क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को कंट्रोल जब करना होता है तब पैसे की मार्केट में कमी की जाती है। और पैसे की कमी कैसे करते हैं? बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाकर। अब दोस्तों हमने जो कथा लिखी है उसमें आपको समझा रहे हैं ताकि और अच्छे से आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और अच्छे से हम समझा रहे हैं आपको इस कथा में। ये पूरी कथा भी ले आते हैं, इसको बिगाड़ दें थोड़ा सा। अब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है और किसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, मुस्कुराते हुए भी आप समझ लो। अब देखो ये कथा है पूरी। अब आओ आप, बैंक रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई उधार देती है वाणिज्यिक बैंकों को, ये बताया था मैंने, दीर्घकालिक जरूरत के लिए। लंबे रिलेशन बनाने हैं साहब, है ना। और बैंक दर में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगी? तरलता में कमी आ जाएगी। मैंने बताया था लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और ऐसा क्यों किया जाता है? मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और इसका जस्ट उल्टा कर दो कि बैंक रेट में वृद्धि की जगह कमी कर दी जाएगी तो इसका पूरा कहानी उलट जाएगी। ठीक, तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी। अगर ये उल्टेगा तो ये उलट जाएगा। वो आप एक समझ लो, दूसरा तो अपनी खोपड़ी से निकाल ही लोगे, है ना। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, फिर आपको समझना नहीं है दोस्तों। ठीक, ये आपने पूरा समझ लिया। रेपो रेट और रेपो रेट समझ ली, बैंक रेट समझ ली। ये दोस्तों रेपो रेट क्या है? सेम चीज़ है, सिर्फ अल्पकालिक समय के लिए, छोटे टाइम के रिलेशन है ये, वो लंबे टाइम का रिलेशन था। ठीक दोस्तों, अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड को हटा दें। अब अगली स्लाइड देखो साहब क्या है। अगली स्लाइड खुल गई है सामने आपके मस्त मजे से। अब दोस्तों रिवर्स रेपो रेट क्या होती है वो भी देख लो। रेपो का रिवर्स कर दो, रेपो रेट जैसी थी उसका जस्ट अपोजिट कर दो। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है दोस्तों कि अगर आरबीआई पैसा, अभी तक क्या हो रहा था, मैं छोटी बैंक हूं और ये मेरे बगल में बड़े वाले आरबीआई थे, मैं पैसा उधार ले रहा था। अब क्या होगा? अब आरबीआई मुझसे पैसा उधार ले रही है, अपना टाइम आएगा, आ गया। अब बाप भी हमसे उधार ले रहा है नौकरी लग जाएगी तो पापा को आप भी उधार नहीं, मतलब ये तो हंसी मजाक वाली बात है। बाप का मतलब आरबीआई हमसे पैसा उधार ले रहा है, तो अब हम लेंगे साहब उनसे कुछ ब्याज। अभी तक बेटा तुमने ली थी, अब हम लेंगे। तो बैंकों का टाइम आएगा तो आ गया। वो जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से ब्याज लेती हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये पूरी कहानी अल्पकालिक ही चलती है, क्योंकि आरबीआई को लंबे समय तक उधार चाहिए भी नहीं होता, वो बाप है सबका, उसको तो बस एक दो दिन के लिए पैसा चाहिए। तो अल्पकालिक समय के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लिया जाता है, उसको भी क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है साहब। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, सबसे बढ़िया, आप ज़्यादा दिमाग लगा ही ना पाओ तो सीधे सीधे याद रखना, चाहे रेपो हो, चाहे बैंक रेट हो, या फिर चाहे रिवर्स रेपो हो, कुछ भी हो, अगर इनमें वृद्धि होगी दोस्तों कोई भी, ये शॉर्ट ट्रिक है एकदम, दिमाग में घुसेड़ लो सारी चीज़ें, अगर किसी में भी वृद्धि होगी तो तरलता में कमी ही होती है, बस ये याद रख लो। अगर आप दिमाग से नहीं समझ पा रहे हो तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर किसी भी ब्याज दर में वृद्धि होगी तो मार्केट में होगा तो पैसा कम ही, क्योंकि पैसा या तो आरबीआई ले लेती है या बैंक ले लेती है। ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी तो ग्राहकों पर पैसा नहीं पहुंच पाता, तो ग्राहकों पर पैसा नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब है पैसों की कमी हो जाएगी, और पैसों की कमी को कहते हैं तरलता में कमी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है एकदम, खराकेल फरुक्कावादी हमारी मम्मी कहती है, बिल्कुल स्पष्ट व्यवहार है। ठीक, तो वृद्धि होगी तो तरलता में कमी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगली क्या है? बचत बैंक दर। बचत बैंक दर ये क्या होती है साहब? बचत बैंक दर ये होती है दोस्तों कि जैसे ग्राहक हमें छोटे छोटे अपनी इकट्ठा कर लिए 2-4 हज़ार रुपये, बैंक में जमा कराए, फिर 2-4 हज़ार इकट्ठे कर लिए अगले महीने, फिर बैंक में जमा कराए। ऐसे छोटी छोटी बचतें, हम छोटी छोटी बचत है ये हमारी, हम बैंक में जमा करते रहते हैं, और इकट्ठा पूरे साल के बाद हमें बैंक कुछ चिन्ना मित्र सा ब्याज दे देता है,
जाओ जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, पता चला 10,000 रुपये जमा करिए, 25 रुपये आए, उसी 25 रुपये में डूब के मर जाएंगे। तो वो छोटी छोटी बचतों पे जो छोटी सी ब्याज मिलती है, वो जिस इंटरेस्ट पर मिलती है उसको कहते हैं बचत बैंक दर। ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर मिलती है साहब। एक आपने ये समझ लिया। अगली है दोस्तों जमा दर, ये भी समझ लो। जमा दर क्या होती है? एफडी कहते हो, एफडी कराती है साहब बैंक में, तो एफडी पे जो ब्याज मिलती है उसको कहते हैं जमा दर। ठीक, जमा दर यानी ग्राहकों की सावधि जमा। सावधि का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट समझ लो, फिक्स डिपॉजिट समझ लो कि इतने टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट है, उस पर मिलती है जो दर, वो होती है जमा दर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों बस समझ लो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीआरआर कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ये सब क्या होता है? नकद आरक्षित अनुपात। नकद का मतलब नकद में पैसा चाहिए, आरक्षित का मतलब रिजर्व होना चाहिए, अनुपात का मतलब रेशियो, कुछ परसेंटेज। नाम में ही फिक्स है दोस्तों। जैसे अब देखो, मैं फिर समझाऊंगा आपको प्यार से, मोहब्बत से समझ में आएगा आपको कहानी इसके। हटाओ इसको, देखो साइड में, अब मैं फिर समझाता हूँ आपको। ये मान लो दोस्तों, ये हमारी बैंक है छोटी सी। छोटी का मतलब है इतनी छोटी मत समझ लेना, दुनिया खरीद लेगी, इतना पैसा है इसके पास। ये बैंक हो गई 2 सींग वाली, ठीक है। और ये बड़े बाप हो गए आरबीआई, ठीक है। ये 12 सिंगा है ये बड़े वाले सिंगा वाले हैं। ये आरबीआई हो गई साहब। मुस्कुराता हुआ एक ये भी बना दो, इनका आंखें भी बना दे रहा हूँ बढ़िया सी, ठीक। और भी कुछ बनवा दो क्या तो साहब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन बैंक को एक बैंक से कहती है, सुनिए बैंक, आपको कुछ पैसा हमारे पास रखना पड़ेगा कैश में, क्योंकि हम बाप हैं सबके। हाँ, और क्या है? आरबीआई कहती है कि आपको कुछ पैसा हमारे पास रखना पड़ेगा। कहाँ पे? हमारे पास, क्योंकि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप बैंक खोलिए, तो कुछ जमानत लेंगे कि नहीं लेंगे? बस वही सिस्टम है कि आरबीआई के पास बैंकों का कुछ पैसा कैश में, नकद आरक्षित अनुपात है ना, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, तो कैश में रखना पड़ेगा ये पैसा, ठीक है। कहाँ पे? आरबीआई के पास। कौन ऑर्डर करेगा? ये आरबीआई खुद ही करेगी, बाप ही तो करेंगे पूरा ऑर्डर कि कुछ पैसा हमारे पास रखो, क्योंकि आप अपना बैंक चला रहे हो। तो उस जिस रेट पे ये रखना पड़ता है, जितना पैसा रखना पड़ता है, कितने अनुपात में रखना पड़ेगा, कितना परसेंट रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं दोस्तों सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये आपने समझ लिया दोस्तों सीआरआर। एक होता है एसएलआर, दोनों समझा दे रहा हूं मैं यहीं पर। एसएलआर हिंदी में कहते हैं इसको वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एसएलआर को। एल और आर से पता है दोस्तों मुझे, लिक्विडिटी रेशियो है। अब इंग्लिश में थोड़ा सा मैं कमजोर हूं, मैं देखो जहां होता है मैं बता देता हूं। तो एसएलआर का मतलब एग्जैक्टली स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे कुछ कहते हैं उसको, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ये साहब क्या होता है? ये तो दोस्तों ऐसे समझ लो आप, ये बिगाड़ दो, ये तो आपने सीआरआर समझ ही लिया। अब फिर देखो आरबीआई अपना रौब झाड़ेगी, क्योंकि बाप है ये तो साहब, बाप तो हमेशा ही रौब झाड़ता है ना। तो साहब ये क्या कहा इन्होंने, बैंक ने, इसने आरबीआई ने अब फिर से ऑर्डर दिया बैंकों को और कहा, सुनिए, अब सीआरआर में तो पैसा हम रख रहे थे, यानी आरबीआई रख रही थी, अब कुछ पैसा आप बैंक अपने पास भी रिजर्व रखोगे। कुछ पैसा तो बैंक रखेगी, जो बैंक रखती है वो सीआरआर हो गया, और वो आरबीआई रखती है वो सीआरआर हो गया, और कुछ पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और आप ये पैसा कैश में भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो, और फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हो, विदेशी मुद्रा में भी रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ बैंक जो है अपने पास रखती है ये, उसको कहते हैं एसएलआर, और जो आरबीआई खींच लेती है कि नहीं मैं रखूंगी, उसको कहते हैं सीआरआर। इस तरीके से दोस्तों आपने सीआरआर एसएलआर उम्मीद है समझ लिया होगा। अब मैं आपको कथा में भी समझा दूं कि कथा में क्या लिखा हुआ है। ये हटा दें इनके सींग वींग थोड़े मुस्कुराते हुए। बच्चे जो है फैमिली में आए हुए हैं,
उन्हें ठोक पीट के सुला दिया है हमने एकदम। अब वो करीब 1 घंटे पहले सोए थे, 2 घंटे करीब सोते हैं। 3-4 बच्चों को तो नींद की गोली देनी पड़ी है तब सोए हैं वो कहीं जाके। ये कहा है कि रात में उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे 12:30-1 बजे रात में रेलवे स्टेशन के पास, तब वो सोए आइसक्रीम की आस में। जब वो सोए हैं तब हम यहाँ बोर्ड पे आ पाए हैं, समझ लो। ऑफिस से आने के बाद पहले उन्हें उनकी मम्मियों से कहते हैं भैया इन्हें सुलाओ, एक रिकॉर्ड करना है इकोनॉमिक्स का वीडियो, तब कहीं जाके सोए हैं वो। ठीक है, मजा आ गया, पूरी कहानी समझ ली। आरबीआई की तिजोरी देख ली आपने, तिजोरी कितनी बड़ी है कि वो सीआरआर भी रख लेता है, एसएलआर भी ऑर्डर दे देता है। तिजोरी का ही सारा खेल है। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, कैसे खरीदोगे तुम प्यार में, बिकते नहीं है दिल ये बाजार में, लौटाओ। पिक्चर देखिए राजा हिंदुस्तानी, मस्त मजा आ जाता है। जब भी हमारे घर में मौसम बने ना, वही वाला मौसम, तो यही गाने बजता है रात में 2 बजे, इसी पर नाचते हैं, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। चलो लौटाओ, पहले ही नाच लेते हैं, सीआरआर के संग नाचेंगे, चलिए। तो दोस्तों सीआरआर साहब क्या है कि बैंक की राशि का वह भाग, किसकी राशि का, बैंक की राशि का, जिसे आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। ठीक, यही तो बताया था, आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा साहब। इसकी दर जितनी ज्यादा होगी, ये भी समझ लो दोस्तों, मान लो सीआरआर है ना, सीआरआर की रेट में वृद्धि हो, इसका मतलब क्या है कि बैंकों का पैसा आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा। वृद्धि हो रही है ना, बढ़ गई सीआरआर, सीआरआर जितनी ज्यादा होगी आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो साख सृजन क्षमता उतनी कम हो जाएगी। अब साख सृजन समझ रहे हो, वही तरलता, एक ही बात होती है, तरलता समझ लो, साख सृजन समझ लो, एक ही चीज होती है, लिक्विडिटी। यानी हमारा जब पैसा सीआरआर के तहत आरबीआई सारा ले गई तो हम ग्राहकों को का घंटा बांटेंगे। पैसा हमारा तो सब आरबीआई के पास जमा हो गया, क्योंकि सीआरआर में वृद्धि कर दी गई साहब, तो फिर हम ग्राहकों को दे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है मार्केट में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा इसका मतलब है साख सृजन क्षमताएं नहीं होंगी, इसका मतलब है तरलता में कमी आ जाएगी। ठीक है साहब, ये आपने समझ लिया सीआरआर। और क्या है साहब, एसएलआर और भी देख लेते हैं, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा, अगली स्लाइड में लिखा होगा। तो जो एसएलआर है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। ये गया साहब एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। तो दोस्तों एसएलआर क्या है, वही सब चीजें बताएं। बैंक की राशि का वह हिस्सा जो बैंक स्वयं अपने पास नकद, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में रखता है। यही तो बताया हमने आपको कि सीआरआर में तो वो खींच लेगी आरबीआई, एसएलआर में बैंक अपने पास रखेंगे, वो कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हैं। ठीक, ये भी आपने समझ लिया। फिर दोस्तों अगली जो होती है वो होती है प्राइम लैंडिंग प्राइम, ये रिपोर्ट गलत लग गया, ओ शिट, ये रिपोर्ट नहीं है, रेट है दोस्तों। ये मैं अब दोस्तों मैं सच बताऊं आपको, रात के 3-3:30 बजे ये पीडीएफ हमने बनाई थी। अब समझ लो आप, मतलब कहना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना दोस्तों, कि हम लोग कितना, हमारी टीम कितनी मेहनत कर रही है। ये पूरा कंटेंट हमने अपने आईपैड पे लिखा 3:30 बजे कल रात में, और तब हमने इस आईपैड से पीडीएफ इसमें बोर्ड में लगाई ताकि आप समझ सकें और इकोनॉमिक्स की क्लास लेट ना हो। ठीक, 3:45-4 बजे हम करीब सोए और सुबह हम 8 बजे उठ गए, क्योंकि रवि सर का एक चैनल है उस पर भी 9 बजे मेरी क्लास जाती है, तो 8 बजे उठा, नहाया धोया, उल्टे आंखें बंद करके, और फिर पूरे दिन ऑफिस संभाला, आज फिर आ गया आपके सामने। तो दोस्तों प्रयास कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप सेलेक्ट हों। तो दोस्तों ये रेट है, ठीक, दर है, ये प्राइम लैंडिंग रेट। तो ये साहब क्या होती है प्राइम लैंडिंग रेट, ऐसे समझ लो, देखो कहानी से समझा दूंगा तो याद हो जाएगी। ये फिर देखो ऐसी लिखा लिखा समझाऊंगा आपको कहानी से। प्राइम लैंडिंग रेट क्या होती है दोस्तों, ये देख लो, इसको बिगाड़ दें। प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब है दोस्तों कि ये हो आप, ये आप बना दिए मैंने, मुस्कुराते हुए आप आ गई है, ये देखो आपके भी बढ़िया से 2 टनटनाते हुए स्माइल वाले आपके ये सींग बना दिए मैंने। और ये है दोस्तों बैंक, ये बैंक हो गई साहब, मंदिर जैसा तो नहीं लग रहा है, ये बैंक है।
ये इसका दरवाजा बन गया बैंक का। तो आप और बैंक में अच्छा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? भरोसे वाला, ट्रस्ट का रिश्ता है। भरोसा कायम रहे। शक्तिमान में कहता था अंधेरा कायम रहे, हम कह रहे हैं भरोसा कायम रहे। तो बैंक को लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, आपको लगता है कि बैंक वाली मतलब बैंक वाला बैंक वाली अच्छे लोग हैं साहब। तो बैंक आपको चाहिए था बैंक से उधार, और आप भरोसे वाले हो इसलिए बैंक आपको उधार दे भी देगी, क्योंकि आप पे तो भरोसा करते हैं हम। तो जो ब्याज तो लेगी ना, जब आपको उधार दिया जाएगा तो कुछ ब्याज भी लेगी। तो ब्याज दोस्तों, क्योंकि आप बैंक के दोस्त हो, आप बैंक से भरोसे वाले ग्राहक हो, तो आपसे ब्याज कुछ कम ली जाएगी बाकी लोगों की तुलना में। कुछ ब्याज आपसे कम ली जाएगी, क्योंकि आपके साथ रिस्क नहीं है कि आप पैसे लेके भाग जाओगे, क्योंकि आप भरोसे वाले हो। तो जो कम ब्याज ली जाती है उसको कहते हैं दोस्तों प्राइम लेंडिंग रेट, PLR। अब समझ गए आप। पहले भरोसा कायम करो, फिर बैंक वालों से कम ब्याज पर पैसा उधार ले लो, और उसी फिर बैंक वाले से शादी कर लो तो चुकाना ना पड़े। 21 दिन में पैसा डबल। है ना? ये आपने दोस्तों पूरा समझ लिया PLR। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आने ही आने हैं पेपर में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप अपने जीवन में इन परीक्षा की तैयारी ठीक से कर रहे हैं तो आपको ये मिलना ही मिलना है एग्जाम में। तो दोस्तों अब हम पूरी कथाओं में समझ लेते हैं कि क्या लिखा है हमने। PLR ये जो है क्या है? शून्य जोखिम ग्राहक को दिए ऋण पर ब्याज। शून्य जोखिम मतलब जीरो रिस्क वाला ग्राहक है, वो भरोसे वाला है, रिस्क नहीं है। उसको जो हम ऋण यानी उधार देंगे उस पर जो ब्याज ली जाएगी उसको कहते हैं PLR। ठीक है दोस्तों। अब साहब फिर इसको हटाओ, अगली रेट पढ़ते हैं। अगली रेट कौन सी है दोस्तों? ये देखो, ये लिखी आधार दर, बेस रेट। इसको भी समझ लो हटा के क्या होता है ये। यहाँ समझाऊंगा तो अच्छे से समझ लोगे आप। अब कौन सी पढ़ रहे हैं हम? बेस रेट, आधार दर। ये क्या होती है साहब? फिर से आ जाओ यहीं पे। ये गए आप, मुस्कुराते हुए चेहरे में फिर से बना दिया देखो आपको। और ये गया बैंक हमारा, फिर से बढ़िया सा बैंक बना दिया हमने। ये बैंक का क्या हो गया? दरवाजा। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। है कुंडी नहीं लगाई, नहीं है कुंडी, एकदम खुली हुई है, आ जाओ। हमारी मम्मी डांस करती थी, अभी भी करती हैं, बड़ा एक अच्छा गाना था। मैंने बीच बजरिया तेरी पकड़ी, ऐसे गाना है, याद नहीं आ रहा। बीच बजरिया पकड़ी तेरी मैं खिड़की खोल दूंगी, ऐसे गाना है दोस्तों, याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कुछ गाना है। तो खिड़की खुली हुई है, बीच बजरिया एकदम पकड़ी, मैंने बीच बजरिया पकड़ी, यार याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे कुछ है। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू रात माँ कोई ना जागे, अयो सैया मैं सबको बोल दूंगी। तो खिड़की साहब खुल गई। अब ये आप आ गए बैंक में, फिर से बार बार आपका बैंक में आना जाना है, आपका टाँका बढ़ा हुआ है बैंक में। तो दोस्तों फिर आपको उधार चाहिए, बैंक जाओगे तो उधार ही मांगने जाओगे। फिर आपसे बैंक कह रही है कि आप भरोसे वाले भी हो, ठीक है, आप भरोसे वाले हो। तो ऐसा क्या होता था दोस्तों, बैंक और ग्राहक में चक्कर चलने लग गया, रिश्ता बन गया। ये आते थे, ये कहते थे हम तो भरोसे वाले हैं, हमें PLR ब्याज दर पे पैसा दे दो, कम ब्याज पे दे दो। तो ये शिकायतें होने लगी कि साहब ऐसे तो फ्री में पैसा बांटा जा रहा है, बिना ब्याज के ही बांटा जा रहा है, क्योंकि तुम तो भरोसा कह के भरोसे की लंका लगाए हो। तो RBI ने एक नई दर तय कर दी दोस्तों, नया नियम बना दिया जिसको कहते हैं बेस रेट। और ये कहा इन्होंने, बेस रेट के तहत RBI ने कहा कि बेटा कितने भरोसे वाले हों, चाहे कितना भी भरोसे का ग्राहक हो, जो बेस रेट RBI तय करेगा उस बेस रेट से कम पर आप ब्याज नहीं दोगे। बैंक वालों सुन लो कान खोल के, कि ये जो फ्री में पैसा बांट रहे हो ना भरोसे वाला कह के, तो वो बैंक की लंका लग रही है। इसलिए जो बेस रेट तय कर दी कि साहब मिनिमम इतनी दर तो ब्याज की लेनी ही पड़ेगी। ये किसने कहा? RBI ने। तो एक न्यूनतम दर तय कर दी गई दोस्तों कि भरोसे वाला ग्राहक चाहे कितना भी हो, लेकिन उतने % से कम % पे आप उसे ब्याज नहीं लोगे। उस न्यूनतम ब्याज को कहते हैं दोस्तों बेस रेट। अब सही है, मजा आ गया? बेस रेट समझ गए आप पूरी क्या होती है?
आपने आज दोस्तों कितना सारा नॉलेज ले ली ना, बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या नहीं पड़ रहे, धुआं मचाए, आंधी मचाए पूरी। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं ये क्या थी, बेस रेट। दोस्तों है ना पीएलआर था ना, पीएलआर की जगह बेस रेट आ गई। पीएलआर क्या है, भरोसा कह के आपने लूट लिया बैंक को। और दोस्तों ये 2010 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। और इसमें लिखा है ना, कोई भी बैंक इससे नीचे की ब्याज पर उधार नहीं देगा। वेरी गुड। और दोस्तों इस तरीके से आपने सारी रेट्स पढ़ ली। अब मैं पूरा रिवाइज कराता हूँ आपको। अच्छा बताइए, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? एनपीए। लिख लिख के करा दूँ और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा एनपीए। एनपीए क्या था? 90 दिनों में पैसा अगर लेके भाग गए तो पैसा जमा नहीं किया तो वो सारा पैसा एनपीए में बदल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ लिए थे, क्या पढ़ा था? ठीक से यहाँ पे खुद याद नहीं आ रहा। एनपीए के बाद क्या पढ़ाए थे हमने? बेसल मानक। बेसल मानक पढ़ाए थे। ठीक है साहब, बेसल मानक भी आपने समझ लिए कि बेसल मानक 3 तरह के होते हैं, 1, 2, 3 वाले, जिसमें तीसरा अभी चल रहा है, अपडेटेड है, और उसका लक्ष्य रखा गया है 11.5%। इंडिया में कितना चल रहा है? 9%। ये भी आपने समझा। बेसल क्या चीज़ है? बैंक से जुड़े हुए नियम है। जो स्विट्जरलैंड वाली बैंक थी, कौन सी? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसके द्वारा ये बनाए गए कानून है। जो बेसल, स्विट्जरलैंड का शहर बेसल है, वहाँ पे ये सब चीज़ें लागू हुई। फिर बेसल बैंक के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? ये क्या आ गया साहब, इसको हटाएं। बेसल बैंक के बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? सहकारी बैंक पढ़ी थी। सहकारी बैंक पढ़ी थी, याद है? 3 स्तर पे होती हैं, राज्यों के नियम के अनुसार चलती हैं। सबसे बड़ी राज्य वाली, फिर केंद्रीय जो जिला पे चलती है, फिर आपकी प्राथमिक ऋण समितियां हो गई। ये सब चीज़ें दोस्तों पढ़ी। कोई चीज़ मिस ना हो इसलिए पीडीएफ देख ले रहे हैं एक बारी कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। हाँ देखो, अपन ने बैंकिंग लोकपाल भी पढ़ा था, है ना? देखो चीज़ मिस हो गई कि नहीं हो गई? बैंकिंग लोकपाल योजना भी पढ़ी थी, 1995 में शुरू हुई। शिकायत करने के लिए होती है, अर्ध न्यायिक अधिकारी होता है उसका, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास आप उसकी शिकायतें भी कर सकते हो। 1995 में शुरू हुई। 2019 में डिजिटल वाली शिकायत भी आ गई। 2019 में आई थी ना, कोरोना आ गया था, मैंने बताया था। ये सब चीज़ें हो गई। फिर दोस्तों क्या था? फिर आपने ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बहुत अच्छे से समझा। इसको मैं पीडीएफ इसकी मैं भेज दूंगा दोस्तों। 2-3 क्लास है इकोनॉमिक्स की और रह गई हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्वाहा होना है। थोड़ा सा लेट वीडियो आ पाती है क्योंकि बच्चे आ गए दोस्तों। अब आज तो ठोक पीट के सुला दिया हो ना, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रिकॉर्ड करेंगे। आप दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको एक मिनट में ये वाली बात, आप रिवीजन ज़रूर करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे आपका काम खराब हो जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों कमेंट के लिए आओ। 2 सवाल हैं आपसे कमेंट के लिए। आपने संगम वंश की, मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली थी, तो संगम वंश में दोस्तों एक चेर वंश था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह बताइए आप। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक तो आप ये बताइए। दूसरा आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एक कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए। 2 कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं दोस्तों। चेर वंश का प्रतीक और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। और 1090 चौराहा लखनऊ में है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में नहीं रहता, मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग्स होती रहती, तो मैं कभी कभी जाता रहता हूँ। और नहीं भी जाऊँगा तो दोस्तों चला आऊँगा आपके पास दौड़ा दौड़ा। यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पार्टी देंगे हम, धुआंधार, हमारी पूरी टीम की तरफ से पार्टी रहेगी। लेकिन पहले आप सिलेक्शन लो दोस्तों, ठीक है? थैंक यू सो मच। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, शुक्रिया।